नमस्कार दोस्तों, देखो आज हमारा टॉपिक उसी को आगे बढ़ाते हैं वैद्युत शक्ति पार्षण। इसका पार्ट है आज तीसरा। पार्ट नंबर कौन सा है? तीसरा। पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ते आ रहे थे कि शिरोपरी लाइनों में प्रयुक्त सामग्री उन प्रयुक्त सामग्रियों में पढ़ रहे थे कि सबसे पहले हमने पढ़ा है इसके अंतर्गत प्रयुक्त सामग्रियों के अंतर्गत खंभे मतलब होता है पोल पढ़े। दूसरा हम पढ़ता है क्रॉस आर्म। तीसरा हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत आज इंसुलेटर। चौथा पढ़ेंगे इसमें तार और चालक। चौथा पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे इसमें गाड़ी। ये दोस्तों क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? गाड़ी। ये होते हैं शिरोपरी लाइनों सामग्री के। पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत हमने पोल या सब मोटर पढ़ लिया था। क्या पढ़ा हमने? पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ा हमने पोल। आज पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत बात करेंगे क्रॉस आर्म क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, काम क्या करता है, लगाते कैसे, कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा पढ़ेंगे तार और चालक और पांचवा पढ़ेंगे गाड़ी। क्या पढ़ेंगे? गाड़ी। और इसके साथ साथ ही पार्ट नंबर 3 में बता दिया क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं क्रॉस आर्म की। इसके बाद करते हैं क्रॉस आर्म की। तो देखो दोस्तों क्रॉस आर्म क्या होता है? क्रॉस आर्म एक भुजा होती है जो एंगल आयरन की बनाई जाती है। एंगल आयरन की बनाई जाती है। जो काम क्या करती है? ये हमारे पास पोल है, ठीक है, पोल है। इस पोल के ऊपर इस प्रकार क्या करते जाता है, एक एंगल आयरन की बनी हुई भुजा करती जाती है। यहां पर नट बोल्ट के साथ ठीक दोस्तों। अभी काम क्या करेगी कि इस एंगल आयरन की भुजा पर या क्रॉस आर्म के ऊपर हम यहां पर लगेंगे इंसुलेटर। क्या लगेंगे यहां पर? इंसुलेटर। ठीक दोस्तों। और उन इंसुलेटर के ऊपर से क्या गुजरेंगे? लाइन। क्या लाइन करेंगे? लाइन लगेगी। अर्थात क्रॉस आर्म का काम क्या हुआ कि ये पोल है, पोल के ऊपर नट बोल्ट के साथ कस देता है और किस दिशा में कसलता है? जो कसलता है क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, अर्थात हॉरिजॉन्टल। ये दोस्तों इसके ऊपर फिर इंसुलेटर लगाएंगे और उन इंसुलेटर के ऊपर क्या गुजर जाएगी? एक ट्रांसमिशन लाइन गुजरी जाएगी। ठीक है, ये होता है क्रॉस आर्म। किसका होता है? एंगल आयरन। काम क्या करता है? जो पिन और इंसुलेटर होते हैं उनको आधार देता है। ये कहां पर कसा जाता है? नट बोल्ट की सहायता से किसी पोल के ऊपर कसलता है। इसके ऊपर कसलता है पोल के ऊपर। ठीक दोस्तों, ये था आपका क्रॉस आर्म। अब बात करते हैं हम तीसरे टॉपिक की, इंसुलेटर। किसके बारे में करते हैं? इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर काम क्या करता है कि लाइन व पोल के मध्य, लाइन व पोल के मध्य या लाइन पोल या आप बोलते हो क्रॉस आर्म के मध्य, क्रॉस आर्म के मध्य इंसुलेशन प्रदान करता है। इंसुलेशन क्या करता है? प्रदान करता है। जो युक्त क्यों क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। जैसे मान लो ये पोल है, ठीक दोस्तों, इसके ऊपर ये आपने एंगल आयरन क्या लगा दी? क्रॉस आर्म लगा दी। अब यहां पर क्या लगाओगे? पोर्सिलिन का या बेकलाइट चीनी मिट्टी का बना हुआ क्या लगोगे आप? इंसुलेटर लगोगे। क्या लगोगे? ये क्या था? इंसुलेटर क्या है? पिन है और इसके ऊपर से गुजर जाएगी लाइन गुजर जाएगी। क्या गुजर जाएगी? लाइन। तो जो ये है ये काम क्या करेगा कि इस लाइन को और इस क्रॉस आर्म को बोल दो या किसको बोल दो? पोल को बोल दो। इन दोनों के मध्य या इन दोनों के मध्य एक एचआर का काम करेगा। जो एचआर का काम करती है जो युक्ति होती है वो क्या कहलाती है? इंसुलेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? इंसुलेटर। अब देखो हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंसुलेटर काम में ले रहे हैं
तो उन इंसुलेटरों की जो विशेषताएं है या गुण है वो क्या होनी चाहिए, इनके गुण क्या होने चाहिए। पहले इनकी बात करता हूं मैं कि इनकी यांत्रिक क्षमता व वैद्युतिक क्षमता, वैद्युतिक स्ट्रेंथ की क्षमता अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये वातावरणीय प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। ठीक दोस्तों, तीसरी बात करता हूं मैं कि इनकी विद्युत रोधकता, इनकी विद्युत रोधकता का मान उच्च होना चाहिए। इसका मान विद्युत रोधकता का मान होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। चौथी बात करता हूं कि तापीय प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए, तापीय प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक अच्छे इंसुलेटर में गुण होने चाहिए। पहला क्या, यांत्रिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हाई होनी चाहिए। दूसरी कि वातावरण के अंदर जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उनसे क्या होना चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। और इनकी जो विद्युत रोधकता है यहाँ की, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तीसरे में क्या होनी चाहिए, ताप प्रभाव से, जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी तो ये तार क्या होगी, गर्म होगी, और ये गर्म होकर तार कहां से गुजरेगी, इस इंसुलेटर के ऊपर तो गुजर रही है, तो ये क्या होना चाहिए, तार प्रभाव से रहना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए। ये एक अच्छे इंसुलेटर क्या होना चाहिए, गुण होने चाहिए। इंसुलेटर काम क्या करता है, लाइन और पोल या लाइन और क्रॉस आर्म के मध्य एक इंसुलेशन प्रदान करने का काम करता है, इसके ये गुण होने चाहिए। अब मैं बात करता हूं ये किसका बनता है, किस धातु का बनता है, तो ये बनता है दोस्तों, तो बनता है कांच का, ठीक है, यह बनता है चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी क्या होगा, पोर्सिलेन का, इसका बनता है चीनी मिट्टी या पोर्सिलेन का, ठीक है। अगर कांच का यूज नहीं लेते, क्योंकि जो कांच है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है वो जो होती है इनकी तुलना में चीनी मिट्टी की तुलना में होती है कमजोर होती है, इसलिए ज्यादातर ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत जो इंसुलेटर काम में लिए जाते हैं, जो इंसुलेटर काम में लेते हैं वो लिए जाते हैं चीनी मिट्टी या पोर्सिलेन की। दूसरी चीज, जो इंसुलेटर होंगे वो ट्रांसमिशन लाइनों के अंतर्गत भी यूज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के अंतर्गत भी यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इंसुलेटर जो होगा वो ट्रांसमिशन लाइनों के अंतर्गत भी यूज होगा और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के अंतर्गत भी यूज करेंगे। बनता किसका है, कांच, चीनी मिट्टी का, पोर्सिलेन। गुण क्या होना चाहिए, काम क्या करता है, लाइन और पोल के मध्य इंसुलेशन काम करता है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे बात करते हैं कि जो इंसुलेटर है उसके प्रकार, इनको बोलते हो या तो इनकी बनावट के आधार पर या कार्यकारी वोल्टेज के आधार पर, इनको 5 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है, इंसुलेटर के टाइप ऑफ इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के 5 प्रकार हैं। पहला मैं बात करता हूं तो पिन इंसुलेटर, पहला कौन सा हो गया, पिन इंसुलेटर। दूसरा हो गया सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर। तीसरा बात करता हूं तो सेकल इंसुलेटर हो गया, सेकल इंसुलेटर। चौथा में बात करता हूं तो स्ट्रेन इंसुलेटर हो गया। पांचवा बात करता हूं मैं तो स्टे इंसुलेटर हो गया, स्टे इंसुलेटर। पिन को बोलते हैं पिन इंसुलेटर बोलते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर को झूला इंसुलेटर बोलते हैं, सेकल इंसुलेटर को सेकल इंसुलेटर बोलते हैं, या इसका एक दूसरा नाम होता है पोर्स इंसुलेटर। कौन सा होता है, चलो छोड़ दो। एक स्ट्रेन इंसुलेटर आता है, इसको बोलते हैं विकर्णी इंसुलेटर, और स्टे इंसुलेटर का। ठीक दोस्तों, ये क्या हुए इंसुलेटर के प्रकार, पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर और स्टे इंसुलेटर। ठीक दोस्तों, कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। पहला पिन, सस्पेंशन, सेकल, स्ट्रेन, स्टे। ठीक दोस्तों, ये 5 प्रकार के इंसुलेटर हैं। अब देखो पिन सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, उसका दूसरा नाम होता है लिंक
इंसुलेटर या डिस्क के इंसुलेटर, डिस्क के इंसुलेटर। जो सेकल इंसुलेटर होता है उसका नाम होता है स्पूल इंसुलेटर, स्पूल इंसुलेटर। जो स्ट्रेन इंसुलेटर होता है उसका नाम होता है पोस्ट इंसुलेटर, और जो स्ट्रेन इंसुलेटर होता है उसका नाम होता है एज इंसुलेटर, एज इंसुलेटर। हम बात करते हैं सबसे पहले पिन इंसुलेटर की। किसकी बात करते हैं? पिन इंसुलेटर। तो देखो पिन इंसुलेटर की मैं सबसे पहले बात करता हूं, तो इसकी जो बनावट होगी, इस प्रकार क्या होगी, इसकी बनावट होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आपका पेन इंसुलेटर। ठीक है, अब ये पेन इंसुलेटर होता है वो बनता किसका है? तो किसका बनता है? ये चीनी मिट्टी या पोर्सिन का। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो भाग होता है इस भाग को बोलते हैं सेडियम। इस भाग क्या बोलते हैं? सेडियम, सेडियम। और ये भाग होता है पेन। अब देखो इसमें एक सेडेड है, इसमें कितने सेडेड है? 2 सेडेड, तो इसको बोलते हैं डबल सेडेड, ऐसे है ट्रिपल सेडेड। ठीक है, मैं बात करता हूं कार्यकारी वोल्टेज मतलब अप टू वोल्टेज, अप टू वोल्टेज मतलब वर्किंग वोल्टेज। तो वर्किंग वोल्टेज एकदम 33 किलो वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज के ऊपर अधिकतम कार्य कर सकते हैं। यदि आप एक इंसुलेटर लगा रहे हो, 3 इंसुलेटर लगा रहे हो तो 11 किलो वोल्टेज से काम करेगा, 2 लगा रहे हो तो 22 किलो वोल्टेज से काम करेगा, और 3 लगा रहे हो तो अधिकतम 33 किलो वोल्टेज से काम कर सकते हैं। अधिकतम है, अधिकतम कितने वोल्टेज होगी? 33 किलो वोल्टेज। किस इंसुलेटर की? पेन इंसुलेटर की। ठीक है, दूसरी इनमें देखो यहाँ पे खड्डा है, इनमें क्या है? ये खड्डा। अब इस खड्डे के अंदर से तार गुजर जाता है, क्या गुजर जाता है? तार, और एक दूसरा तार निकलता है, उस तार के माध्यम से उसको मान दिया जाता है। इसको जो ट्रांसमिशन लाइन में तार जा रहा है, वायर जा रहा है, उस वायर को उस खड्डे में से गुजरा जाता है, और उस खड्डे के अंदर गुजरने के बाद दूसरा तार लेकर इसको यहाँ पर बांध देता है। इस प्रकार से इंसुलेटर का निर्माण होता है, वो होता है पिन इंसुलेटर। याद रखना है बनता किसका है? चीनी मिट्टी या पोर्सिन का। इसके जो प्रकार है वो सेडेड है, सॉरी सिंगल सेडेड, डबल सेडेड और ट्रिपल सेडेड। कार्यकारी वोल्टेज से आपको अधिकतम तो करना है 33 किलो वोल्टेज। इनका यूज कहां करते हैं? इनका यूज कहां करते हैं? तो इनका यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में व सीधी लाइनों में, सीधी लाइनों में। मान लो एक पोल यहाँ पर आपके पास और एक पोल यहाँ पर है, ये से तो जो लाइन सीधी आती है उन लाइनों में क्या करते हैं? पिन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, जो सीधे प्रकार की जो लाइन होती है वहां पर पिन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। इनमें एक भाग होता है सेडेड, एक होता है पिन। ठीक दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसके आगे। एक यहाँ पर पढ़ना है कि पिन इंसुलेटर है वो खराब कब होता है? पिन इंसुलेटर खराब कब होता है? एक याद रखिए सुरक्षा गुणांक क्या होता है। देखो ये चीज कोई भी इंसुलेटर होगा वो खराब कब होगा, और कोई भी इंसुलेटर होगा उसका सुरक्षा गुणांक होगा। तो ये दोनों चीज यहाँ पर पढ़ूंगा। अब बाकी जो सस्पेंस आएगा, सेक्टर आएगा, स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा, वहां पर नहीं पढ़ूंगा। वहां पर यहाँ पर पढ़ना आपको कि कोई भी इंसुलेटर है वो खराब कब होगा, कोई भी इंसुलेटर खराब कब होगा। तो देखो इसके लिए एक बार दोबारा देख लो कि पिन इंसुलेटर होते हैं वो सिंगल सेडेड आते हैं, डबल सेडेड आते हैं और ट्रिपल सेडेड आते हैं। इनका जो यूज किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में अर्थात न्यूट्रल लाइनों में, सीधी लाइनों में इसका प्रयोग करते हैं। इनकी अप टू वोल्टेज वर्किंग वोल्टेज भी वो कितनी हो सकती है? वो 33,000 वोल्टेज। यदि सिंगल सेडेड है 11,000 वोल्टेज, डबल सेडेड है तो 22,000 वोल्टेज, और ट्रिपल सेडेड है तो 33,000 वोल्टेज तक यूज किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आगे कि कोई भी इंसुलेटर होगा वो खराब कब होगा। अब देखो इंसुलेटर खराब होने का कारण होता है कि उस इंसुलेटर की जो वर्किंग वोल्टेज है, पिन इंसुलेटर खराब कब होगा। कोई भी
इंसुलेटर जब खराब होगा जब उसको जो कार्यकारी वोल्टेज है अर्थात कि जो वर्किंग वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज मिले, उससे ज्यादा वोल्टेज मिले। जैसे मैं बताता हूँ कि कोई इंसुलेटर है वो 11 किलो वोल्टेज के ऊपर काम करता है, लाइन वोल्टेज कितनी यहाँ पर 11 किलो वोल्टेज, अर्थात वो 11 किलो वोल्टेज के ऊपर काम करेगा। यदि मैं इसको 11 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज देता हूँ, मैं 11 किलो वोल्ट से अधिक वोल्ट देता हूँ तो ये इंसुलेटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये इंसुलेटर क्या हो जाएगा, खराब। अब यहाँ पर इंसुलेटर खराब होता है तो मैं 11 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज दूंगा अर्थात वर्किंग वोल्ट से अधिक वोल्टेज दूंगा, तो वहां पर दो प्रकार की वोल्टेज दी जाती है। एक यदि प्लेस वोल्टेज, प्लेस वोल्टेज, दूसरी थी पंचर वोल्टेज। कोई भी इंसुलेटर होगा जब उसको प्लेस वोल्टेज या पंचर वोल्टेज मिलेगी उस वोल्टेज को क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अब देखो मैं बात करता हूँ प्लेस वोल्टेज क्या होती है, पंचर वोल्टेज होती है। दोनों में खतरनाक कौन सी है, डेंजरस कौन सी है, कि कौन सी वोल्टेज के ऊपर इंसुलेटर खराब हो जाएगा। मैं अब पर्टिकुलर पिन इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी इंसुलेटरों की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्रॉस आर्म है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर क्या है, ये आपका क्या है, ये मान लो आप कौन सा इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, और इसके डेप्थ से गुजर जाएगी लाइन, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये इसका भाग सेडेड है, ये कौन सा भाग है इसका, सेडेड, और ये क्या है, पिन है, ये क्या है, पिन है, और ये क्या है इसका, सेडेड। अब देखो पिन होगी वो एंगल आयरन की या चालक पदार्थ की बनाई जाएगी जिसको नट बोल्ट की सहायता से इस क्रॉस आर्म की भुजा पर यहाँ पर कर दिया जाता है, ठीक है। जो सेडेड होगा वो चीनी मिट्टी का बनाया जाएगा, इसका बनाया जाएगा चीनी मिट्टी। तो देखो इस पर वोल्टेज आ रही है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर। तो जिस वोल्टेज के ऊपर चालक और पिन के बीच में स्पार्किंग पैदा होती है, स्पार्किंग क्या होती है, पैदा होती है, उस वोल्टेज को बोलते हैं प्लेस वोल्टेज। क्या हुआ, जिस वोल्टेज के ऊपर चालक अर्थात ट्रांसमिशन लाइन और पिन के मध्य एक स्पार्किंग पैदा होती है, क्या पैदा होती है, स्पार्किंग पैदा होती है। उस स्पार्किंग को जिस वोल्टेज के ऊपर पैदा हुई है उसको बोलते हैं प्लेस वोल्टेज। पंचर वोल्टेज किसे कहते हैं, जिस वोल्टेज के ऊपर पूरा इंसुलेटर क्या हो जाए, फट जाए, अर्थात जब वोल्टेज का मान प्लेस और वोल्ट से अधिक बढ़ जाए। पंचर वोल्टेज क्या होती है कि जब वोल्टेज का मान प्लेस और वोल्ट से अधिक बढ़ जाए तो इस लाइन और चालक और पिन के मध्य और ज्यादा स्पार्किंग पैदा होगी, और ज्यादा स्पार्किंग पैदा होने के बाद में जो इंसुलेटर होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो वो क्या पंचर वोल्टेज, क्या थी दोस्तों, पंचर वोल्टेज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो, ये आपका पोल है, ये आपका क्रॉस आर्म है, ये आपका पिन है, और पिन के ऊपर मैंने क्या रखा है, एक सिलेंडर रखा है, अर्थात मेरे पास तीन प्रकार का इंसुलेटर का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इकट्ठा होगा, उसका टेंपरेचर क्या गुजर होगा, एक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गुजर होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गुजर होगा। मैं बोलता हूँ कि इसकी जो वर्किंग वोल्टेज है इस इंसुलेटर की वो है 11 किलो वोल्टेज। कितनी है, 11 किलो। अर्थात मेरे पास 11 किलो वोल्टेज ना तो प्लेस वोल्टेज है और न ही पंचर वोल्टेज है। आई बात समझ, न तो ये 11 किलो वोल्टेज प्लेस वोल्टेज है और न ही पंचर वोल्टेज है। अब क्या होगा, यदि इस लाइन के अंतर्गत है, यदि वोल्टेज का मान और बढ़ जाए अर्थात 11 किलो वोल्ट से अधिक हो जाए, 11 किलो वोल्ट से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो इस चालक और पिन के मध्य एक स्पार्किंग पैदा होगी, और जिस वोल्टेज के ऊपर चालक और पिन के मध्य स्पार्किंग पैदा होगी उस वोल्टेज को बोलते हैं प्लेस ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, प्लेस ओवर वोल्टेज। और यदि स्पार्किंग मान बढ़ता जाए अर्थात 11 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज और बढ़ दी जाए, या आप बोलते हो प्लेस ओवर वोल्ट से अधिक वोल्टेज बढ़ दी जाए, तो चालक और पिन के मध्य इतनी ज्यादा स्पार्किंग पैदा होगी कि जो आपका इंसुलेटर है वो फट जाएगा या टूट जाएगा। जिस वोल्टेज के ऊपर टूटेगा वो होगी पंचर वोल्टेज। क्या होगी, पंचर वोल्टेज। तो आप ये बोलते हो कि 11 किलो वोल्टेज इसकी वर्किंग वोल्टेज है, यदि 11 किलो वोल्टेज से
मान अधिक बढ़ता है तो इसको प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, और यदि और अधिक बढ़ दिया जाए, और अधिक बढ़ दिया जाए तो होती है पंक्चर वोल्टेज। क्या है दोस्तों? पंक्चर वोल्टेज। तो आप ये बोल सकते हो कि कोई भी इन्सुलेटर है, जैसे मान लिया कि इसकी वर्किंग वोल्टेज 11 किलोवाट है, कितनी है? 11 किलोवाट। मैं बोलते हैं प्लेसमेंट वोल्टेज होगी वो लगभग 12 किलो वोल्टेज पर होगी, या बोलते हो 11 किलोवाट से अधिक। और जो पंक्चर वोल्टेज है वो 12 किलोवाट से अधिक होगी, मैंने मान लिया 15 किलो वोल्टेज। कितना मान लिया? 15 किलो वोल्टेज। या भी बोलते हो कि 12 किलो वोल्ट से क्या होगी? अधिक होगी। 12 किलो वोल्ट से क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्लेसमेंट वोल्टेज, ये हो गया पंक्चर वोल्टेज। अब एक चीज पढ़ना आपको, समस्या बनाना। समस्या गुणन क्या होता है? समस्या गुणन होता है पंक्चर वोल्टेज और प्लेसमेंट वोल्टेज का अनुपात। पंक्चर वोल्टेज और प्लेसमेंट का जो वोल्टेज का जो अनुपात है वो किसी इन्सुलेटर का समस्या गुणन होगा, अर्थात पंक्चर वोल्टेज बटा प्लेसमेंट वोल्टेज। प्लेसमेंट वोल्टेज और समस्या गुणन का मान होता है वो हमेशा इकाई से क्या आता है? इकाई से क्या होता है? अधिक। जैसे मैं पहले इन्सुलेटर के उसका मान क्या करता हूं तो उसका मान आता है 10। क्या आता है? 10। अब ये 10 क्या है? 10 का मतलब ये है कि जिस वोल्टेज के ऊपर या प्लेसमेंट वोल्टेज के ऊपर स्पार्किंग पैदा हुई उससे आप 10 गुना ज्यादा वोल्टेज लोगे, जब जाके वो इन्सुलेटर खराब होगा। जब जाके क्या होगा? वो इन्सुलेटर खराब होगा। तो इसका मतलब पंक्चर वोल्टेज ज्यादा है और प्लेसमेंट वोल्टेज और क्या कम है। जब मैं ज्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज मानूंगा तो उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा? इकाई से। और एक अच्छा इंसुलेटर वो माना जाएगा जिसका समस्या गुणन का मान इकाई से अधिक आएगा। इकाई से क्या आती है? अधिक आएगा। ठीक दोस्तों, कोई भी इंसुलेटर खराब कब होगा? जब उस इंसुलेटर को प्लेसमेंट वोल्टेज या पंक्चर वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन आ गए कि कोई भी इंसुलेटर को खराब कब होगा, किस वोल्टेज के ऊपर? पहला वोल्टेज दिया वर्किंग वोल्टेज, दूसरा प्लेसमेंट वोल्टेज, तीसरा दिया पंक्चर वोल्टेज, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं है इनमें से। चलिए तो आपको करना है पंक्चर वोल्टेज। देखो वर्किंग वोल्टेज के ऊपर नहीं होगा, प्लेसमेंट वोल्टेज के अंतर्गत केवल यहां पर एक स्पार्किंग पैदा होगी, यहां पर एक स्पार्किंग पैदा होगी। स्पार्किंग पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आपका इंसुलेटर खराब हो गया, नहीं। इंसुलेटर खराब होगा पंक्चर वोल्टेज के ऊपर, अर्थात पंक्चर वोल्टेज के ऊपर जो आपका इंसुलेटर को पंक्चर से टूट जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, और कोई भी इंसुलेटर होगा उसका जो समस्या मान होगा वो पंक्चर वोल्टेज और प्लेसमेंट वोल्टेज क्या होता है? अनुपात होता है। तो इन दोनों का मान होता है, ये इनका जो अनुपात होता है क्या मान आएगा? वो इकाई से अधिक आएगा, अर्थात समस्या गुणन का मान हमेशा इकाई से अधिक आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तक कोई भी इंसुलेटर खराब कब होगा? जब उसको पंक्चर वोल्टेज मिलेगी, जब वो खराब हो जाएगा, या उसको प्लेसमेंट वोल्टेज से अधिक वोल्टेज मिलेगी। दूसरा इंसुलेटर की मैं बात करता हूं तो दूसरा इंसुलेटर था डिस्क इंसुलेटर, या आप उसको बोलते हो सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा आता है? सस्पेंशन इंसुलेटर। दूसरा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन इंसुलेटर, ये इसको बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर, ये इसको बोलते हैं लिंक इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्या होता है कि इसका यूज क्या रहता है? वो क्या रहता है? ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन। इससे पहले जो पेन इंसुलेटर पड़ता है उसका जो अधिकतर यूज क्या रहता है? वो क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। इस सस्पेंशन इंसुलेटर का जो रहता है वो क्या रहता है? ट्रांसमिशन लाइन में। बनता किसका है? वो किसका बनता है? ये चीनी मिट्टी या पोर्सिलेन का, चीनी मिट्टी या पोर्सिलेन। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं कि इसमें सस्पेंशन इंसुलेटर में क्या होगा कि पर अनेक डिस्क होगी, अनेक क्या होगी? डिस्क होगी, और उन डिस्क को किस क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। किस क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। जैसे मान लो एक मेरे पास ये डिस्क हो गई, दूसरी डिस्क ये हो गई, तीसरी डिस्क, चौथी डिस्क, तो इसको किस में जोड़ दीजिएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। इस प्रकार जो इंसुलेटर निर्माण होता है उस इंसुलेटर को बोलते हैं सस्पेंशन
इंसुलेटर था झूला इंसुलेटर। ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग होता है, चीनी मिट्टी या पोर्सिलेन का बनता है। अनेक डिस्क होती है, एक डिस्क होगी, दो डिस्क होगी, तीन डिस्क, चार डिस्क। इन सभी डिस्क को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। आगे बात करता हूं तो एक पूरा झूला बन गया। जो सस्पेंशन इंसुलेटर है उसका ऊपरी भाग, किसका, इसका ऊपरी भाग तो क्रॉस आर्म से कस जाता है, क्रॉस आर्म से कस जाता है। और इसका जो निचला भाग है, निचला भाग है मतलब ये भाग, यहां से एक पिन लगा के या उसको डेम्पर लगा के यहां से तार गुजर जाता है, तार से जोड़ देता है, तार से जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर। क्या होता है ये सस्पेंशन इंसुलेटर? देखो कोई ये मान लो ये टावर है, इसमें क्या आएगा, टावर आएगा इसका। सस्पेंशन इंसुलेटर को क्या काम आएगा, वहां पर तो पोल आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में क्या यूज करते हैं, टावर यूज करते हैं। जैसे बात करता हूं, जैसे अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है मुझे टावर, ठीक है, ठीक है मुझे टावर। ठीक दोस्तों, ये क्या बढ़ गया पास टावर। अब यहां से क्या होगा कि यहां पर डिस्क इंसुलेट लगाया जाएगा। यहां पर नट बोर्ड के अंदर किसके, एक डिस्क हो गई, दो डिस्क, ये तीन डिस्क। ऐसे यहां पर आ जाएगा एक डिस्क, दो डिस्क और तीन डिस्क। और यहां से गेट पे लगा के क्या दिया जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन में जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आपका सस्पेंशन इंसुलेटर या बोल सकते डिस्क लिंक उजुला इंसुलेटर। अब देखो यहां पर आगे रखना है, एक याद रखना है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज याद रखना है आपको कि एक डिस्क की कार्यकारी वोल्टेज या बोलते हो वर्किंग वोल्टेज 11 किलो वोल्ट। कितने वोल्ट होती है, 11 किलो वोल्ट। जो एक डिस्क है, और मैंने एक डिस्क ले लिया, दो डिस्क, तीन डिस्क। अब ये जो तीन डिस्क है इनकी कार्यकारी वोल्टेज कितनी होगी, 33 किलो वोल्ट। अर्थात जो एक डिस्क है उसकी कार्यकारी वोल्टेज कितनी है, 11 किलो वोल्ट। कितनी है, 11 किलो वोल्ट। अब यहां पर प्रश्न आता है कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो दे देगा आपको कि मान 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन है, कितनी है, 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन है। तो उस 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत कितनी डिस्क काम होंगे, कितने डिस्क काम होंगे। तो उसके अंतर्गत क्या करते हैं, देखो यहां पर इसके अंतर्गत बताएंगे आप कि जो 220 किलो वोल्टेज है यह है लाइन वोल्टेज। ये कौन सी वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज। और जो ये वर्किंग वोल्टेज है एक डिस्क की, यह है फेज वोल्टेज। ये कौन सी है, फेज वोल्टेज। क्यों, क्योंकि देखो ये मैंने डिस्क लगाया तो इसमें से एक तार उतारूं, दो तार नहीं उतार सकता, नहीं। यदि मैं एक तार उतारता हूं तो एक तार में कौन सी वोल्टेज होती है, फेज वोल्टेज। और दो तारों में दो लाइन में कौन सी वोल्टेज होती है, लाइन वोल्टेज। तो आपको क्वेश्चन में जो वोल्टेज देगा वो देगा लाइन वोल्टेज। और जो डिस्क की वर्किंग वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी, फेज वोल्टेज। कौन सी होगी, फेज वोल्टेज। तो देखो यहां पर आप निकालना है कि जो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के मध्य जो संबंध होता है वो होता है फेज वोल्टेज बराबर, या मैं लिख सकता हूं Vp बराबर VL बटा रूट 3। या आप यहां से निकालते हो आप डिस्क की संख्या, नंबर ऑफ डिस्क, तो निकालोगे VL बटा रूट 3 इनटू एक डिस्क की वर्किंग वोल्टेज, एक डिस्क की वर्किंग वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, ये क्या निकाल सकते हैं आप, यहां से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि 220 केवी की मेरे पास लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, वहां पर कितनी डिस्क चाहिए। तो 220 का पहला आप क्या निकालना है, फेज वोल्टेज निकालना है। पहले क्या निकालना है, फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज कैसे निकलेगा, लाइन वोल्टेज के अंदर आप तीन का देते हो और वहां पर एक डिस्क की कार्यकारी वोल्टेज देते हो। अर्थात इन दोनों में जो डाटा आएगा वो फिक्स आएगा, रूट 3 है और ये दाग है।
और यहाँ पर डिस्क वोल्टेज की आपको नहीं देता है तो आपको कितने मानना लगेगा 11 किलो वोल्ट। देखो एक डिस्क की जो वर्किंग वोल्टेज है 15 किलो वोल्ट होती है, लेकिन ज्यादातर यूज किए जाते हैं ज्यादातर माने जाते हैं तो कितना देती है 11 किलो वोल्ट। यदि आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है वो कि एक डिस्क की वर्किंग वोल्टेज कितनी है तो आप कितनी माननी है 11 किलो वोल्ट। तो यहाँ पर रूट 3 की जगह VL बटा रूट 3 करते हो और डिस्क वर्किंग वोल्टेज रखते हो तो आप उसको 11 किलो वोल्टेज कितना रख सकते हो 11 किलो वोल्टेज। अब देखो यहाँ पर तो किलो है और जो लाइन वोल्टेज आएगी वो भी कितना आएगी किलो, तो आप डायरेक्ट किलो से किलो काटते हो और रूट 3 का मान है 1.732 और जो 11 से गुणा करते हो तो अतः आप देख सकते हो कि 1 बटा रूट 3 इंटू 11 केवी इंटू VL। तो आप इसे एक के अंदर इसका मान देते हो तो आपके पास आएगा 0.052 इंटू वोल्टेज। ये भी आप कर सकते हो एग्जाम में जब आप सोचते हो तो जो वोल्टेज देंगे 220 वोल्टेज की देंगे तो 220 किलो तो रहने दो 220 डायरेक्ट से माना दो 0.052 से तो आप डिस्को की संख्या आ जाएगी, डिस्को की संख्या आ जाएगी। और कई जगह आप इसमें पढ़ते हो +1 भी लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि जैसे मान लें कि 220 कोई लाइन के पास 22 किलो वोल्टेज 220 किलो वोल्टेज वहां पर डिस्को की संख्या आगे मान लो 10, कितने आगे 10, लेकिन वहां पर आप एक डिस्क एक्स्ट्रा पे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल पढ़ते हो जो 1956 के अंतर्गत बनाए थे, उनमें बताया गया है कि नियम नंबर 54 है, उस नियम नंबर 54 में यह बताया गया है कि जो हाई वोल्टेज है उसके अंदर 12.5% का परिवर्तन भी आ सकता है, 12.5% का क्या आता है परिवर्तन भी आ सकता है। तो आपको एक डिस्क यहां पर एक्स्ट्रा जोड़ के चलना है। फिर दोस्तों ये था आपका सस्पेंशन इंसुलेटर या डिस्क इंसुलेटर। ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं इस प्रकार से, चीनी मिट्टी या पट्टे में लेते हैं अनेक डिस्क लेते हैं, ऊपरी भाग बहुत सारा स्पेस करता है अतः नेट बॉडी में लेते हैं और यहां पे और जेब के साथ इसको निचला भाग होता है उसको तार जोड़ देते हैं। एक डिस्क की जो वर्किंग वोल्टेज होगी वो 11 किलो वोल्टेज मानिए। यदि आपको डिस्कों की संख्या निकालनी है तो जो वोल्टेज देके उसको वहां से किलो डाल दो और उस डायरेक्ट वोल्टेज को 0.0 से गुणा करके 1 जोड़ दो, या आप लिख सकते हो VL बटा रूट 3 प्लस डिस्क की वर्किंग वोल्टेज प्लस 1। ये क्या होती है आपकी डिस्कों की संख्या निकालने का तरीका है। ठीक दोस्तों, अब देखो इस इंसुलेटर का जो यूज है वो कहां पर जाता है 33 किलो वोल्ट से अधिक। पहली बात याद रखना कितने वोल्टेज है, जहां पर लाइन के अंदर 33 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज सप्लाई है वहां पर सस्पेंशन इंसुलेटर काम नहीं करेगा। दूसरी इसका फायदा क्या है कि मान लो यदि एक डिस्क आपकी खराब होती है, एक डिस्क क्या होती है खराब होती है, तो इस पूरी डिस्क को या पूरी लड़ी को नहीं बदलना पड़ेगा, केवल एक डिस्क आप निकाल के बदल सकते हो। ये इसका क्या है प्रॉफिट है। जितने मान लेता हूं कि इस इंसुलेटर की हानि क्या है, इस इंसुलेटर की हानि क्या है, तो देखो मान लो कि आपके पास तार गुजर है और आपके पास ये डिस्क गुजर गई, ये डिस्क क्या हो गई, ये डिस्क खराब हो गई, ये डिस्क क्या हो गई टूट गई, तो जो तार होगा वो जमीन के ऊपर क्या हो जाएगा गिर जाएगा, तो वहां पर जीव जंतु की या मानव हानि हो सकती है। इसकी क्या है हानि। ठीक दोस्तों, ये था आपका सस्पेंशन। आगे हम बात करते हैं, ठीक दोस्तों, जो कि आपका पूरा सस्पेंशन। अब इसके आगे हम बात करते हैं सेक्टल इंसुलेटर। किसकी बात करते हैं सेक्टल इंसुलेटर। तो देखो सेक्टल इंसुलेटर भी आप बोलते हो उसकी जो वर्किंग वोल्टेज होती है वो 11 किलो वोल्ट होती है, कितनी वोल्ट होती है 11 किलो वोल्ट। लेकिन जो सेक्टल इंसुलेटर होता है वो किसी लाइन में समकोण मोड़ना, आपको 90 डिग्री के एंगल पे ही मोड़ना होता है, तो वहां पर कौन सा इंसुलेटर काम लेता है सेक्टल इंसुलेटर काम लेता है। कौन सा इंसुलेटर सेक्टल इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं सेक्टल इंसुलेटर। तीसरा कौन हो गया सेक्टल इंसुलेटर। देखो सेक्टल इंसुलेटर में बात करते हो वर्किंग वोल्टेज या अप टू वोल्टेज तो कितनी होती है दोस्तों 11 किलो वोल्टेज। कहां पर यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जहां पर समकोण करना है, लाइन करना है समकोण मोड़ना है। इस मान लो
वहां से लाइन आ रही है और यहाँ पर एक पोल लगा इस लाइन को मोड़ना है इसको। तो यहाँ पर कौन सा इंसुलेटर काम लेते हैं? सेकुलर इंसुलेटर काम में लेते हैं। इसकी जो आकृति बनती है वो इस प्रकार बनती है, इस प्रकार। जैसे मान लिया मेरे पास यहाँ पर एक पोल है, ये क्या है? पोल। मैं यहाँ पर ये पोल है, यहाँ पर क्या होगा कि मैं एक डी आकार का क्या कर दूंगा यहाँ पर पिन लगा दूंगा, या आप उसको बोल सकते हो टेप लगा दूंगा, और यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा? एक डिस्क इंसुलेटर लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? डिस्क सॉरी सेकुलर इंसुलेटर। मान लो यहाँ से लाइन आ गई, यहाँ से प्लेट लाइन है। अब यहाँ पर आने के बाद उसको आप कितने में इधर ले आ सकते हो। ये दोस्तों ये जो होता है आपका सेकुलर इंसुलेटर। किसका बनता है? वो चीज में क्या पोर्शन में होता है। इसकी जो वर्किंग वोल्टेज होती है वो 11 किलो वोल्टेज होती है, और जहां पर लाइन को समकोण के ऊपर मोड़ना होता है, जहां पर लाइन को समकोण के ऊपर मोड़ना होता है, वहां पर सेकुलर इंसुलेटर का काम लिया जाता है। जो सेकुलर इंसुलेटर होता है वो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों स्थिति में काम में लिया जा सकता है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। और इससे पहले दूसरा इंसुलेटर पढ़ा था हमने सस्पेंशन इंसुलेटर, उसको क्या होता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में काम लिया जा सकता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। और जो पिन पढ़ा था उसको भी क्यों लिया जाता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में काम में लिया जाता है। सेकुलर इंसुलेटर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों दिशा में प्रयोग होने वाला इंसुलेटर है। इसकी जो वर्किंग वोल्टेज है वो 11 किलो वोल्ट है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंतर्गत अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपको समकोण के ऊपर मोड़ना है तो आप सेकुलर इंसुलेटर का काम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे है स्ट्रैंड इंसुलेटर। आगे कौन सा है? स्ट्रैंड या बोलते इसको विकृति इंसुलेटर। देखो स्ट्रैंड इंसुलेटर और विकृति इंसुलेटर की बात करता हूं। स्ट्रैंड इंसुलेटर क्या होता है? इसके अंदर में अनेक डिस्क होती है, या आप इसे बोल सकते हो कि जो स्ट्रैंड इंसुलेटर है, जो क्या है स्ट्रैंड इंसुलेटर है, वो सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रकार है। सस्पेंशन इंसुलेटर का क्या है? प्रकार। लेकिन जो सस्पेंशन इंसुलेटर था वो तो पोल था, उस पोल किस दिशा में लगा थे? ऊर्ध्वाधर दिशा। किस दिशा में लगा थे? ऊर्ध्वाधर। लेकिन ये जो स्ट्रैंड इंसुलेटर होगा वो क्षैतिज दिशा में लगेगा, क्षैतिज दिशा में लगता है। सस्पेंशन इंसुलेटर और स्ट्रैंड इंसुलेटर की बनावट एक ही होती है, लेकिन उस इंसुलेटर को यदि आप क्षैतिज दिशा में लगाते हो तो वो स्ट्रैंड इंसुलेटर कहलाता है, और उसी इंसुलेटर को आप ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाते हो, किस दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाते हो तो वो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाता है। काम क्या करता है? लाइन को समकोण पर मोड़ना होता है, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। अब इससे पहले आपने जो इंसुलेटर पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? सेकुलर। कौन सा पढ़ा? सेकुलर इंसुलेटर। अब सेकुलर इंसुलेटर क्या करता है कि जो लाइन को है समकोण पर मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सेकुलर इंसुलेटर है वो 11 किलो वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है, और इसको 11 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर यूज किया जाता है। ये आंसर है स्ट्रैंड इंसुलेटर। आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रैंड इंसुलेटर की जो बनावट है, स्ट्रैंड इंसुलेटर की जो बनावट है वो सस्पेंशन इंसुलेटर से मिलती है, और जो स्ट्रैंड इंसुलेटर का जो वर्किंग है, कार्य सिद्धांत है, वो किससे? सेकुलर से है। किससे है? सेकुलर से। दोबारा सुन लो, स्ट्रैंड इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर एक होता है। ये भी सिस्टम होता है, ये डिस्क लगी, देखो ये पोल है। अब इसको आपको मोड़ना है 90 डिग्री ऊपर, तो यहाँ पर क्या लगा देती है? ये डिस्क लगा देती है, एक डिस्क की, दो डिस्क, और यहाँ लाइन गुजर देती है। जब इसको क्या कर लेते हैं? ये पोल है, ये वहां भी पोल, यहाँ पर इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में काम लेते हैं और इसको लेगा क्षैतिज दिशा में। तो बनावट की बात करता हूं तो स्ट्रैंड इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर दोनों की बनावट एक ही है। दोनों इंसुलेटर की बनावट क्या है? एक है। अंतर क्या होता है? सस्पेंशन में और स्ट्रैंड में, अर्थात जुड़ा करने में सस्पेंशन को ऊर्ध्वाधर दिशा में करते हो और जो स्ट्रैंड इंसुलेटर है उसको क्षैतिज दिशा में करते हो। यदि आपको सस्पेंशन इंसुलेटर उसको
स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ स्ट्रेन इंसुलेटर। किसकी बात करता हूँ? स्ट्रेन इंसुलेटर। ये वहां का काम आएगा कि एक डिस्क की कितनी कैलोरी वोल्टेज है। ठीक है, मैं आपको बताया बोल सकता कोई इंसुलेटर तो फिर आपको होगा टू मैनी पिन इंसुलेटर होता है। आगे मैं बात करता हूँ लास्ट पांचों प्रकार का जो इंसुलेटर होता है वो होता है आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। कौन सा होता है? स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर क्या काम करता है कि जब भी आप किसी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को सब पोल के ऊपर मोड़ते हो तो वहां पर जो पोल काटते हो तो उस पोल की एक साइड तनन सामर्थ्य या झुकाव अधिक बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन जा रही है और आपके पास ये पोल है, ठीक है, पोल है, और अब आप इस लाइन को इधर मूव करते हो तो जो ये इंसुलेटर होगा, सॉरी ये पोल होगा, इसका झुकाव क्या हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। झुकाव क्या होगा? इस तरफ। तो इस झुकाव को सही रूप से मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक स्टेप तार लगाया जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्या होता है? स्टेप तार। और स्टेप तार के अंदर क्या लगाया जाता है? एक स्ट्रेन इंसुलेटर लगाया जाता है। ये क्या करती है? यहाँ पर एक स्ट्रेन इंसुलेटर। इसकी जो ग्राउंड होती है वो अंडाकार आकार में होती है, अंडाकार आकार। अर्थात ये इंसुलेटर होता है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार। यहाँ पे एक होता है, एक यहाँ होता है। तो एक क्षेत्र ऐसा होता है तो एक तरफ इधर से निकाला जाता है और एक तरफ इधर से। ठीक है, इस तार यहाँ पर एक क्षेत्र होगा, इस यहाँ पर इस तार को यहाँ से निकाला जाएगा और इस तार को यहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है स्ट्रेन इंसुलेटर। कहाँ पर रहता है? जहाँ पर लाइन आप सब पोल पर मोड़ते हो, किसी वक्र पर मोड़ते हो तो जो पोल है उस पोल की जो सामर्थ्य है, जो स्ट्रेन है या जो झुकाव है वो एक तरफ चलता है। उस झुकाव को वापस मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रेन इंसुलेटर लगाया जाता है जो इसके बारे में कहता है। ये क्या हो गया आपका? स्ट्रेन इंसुलेटर। और ये क्या हो गया? स्टेप है। ठीक है, वो वर्किंग वोल्टेज 11 किलो वोल्टेज 22 किलो वोल्टेज होती है। सबसे महत्वपूर्ण डाटा ये है कि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, परतू है, तो परतू से कितना ऊपर लगाना चाहिए? तो उसको लगाना चाहिए 3 मीटर अर्थात 10 फुट। कितना लगाना चाहिए? 10 फुट। ये क्या होता है आपका? स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, और बात करता हूँ तो चलो छोड़ो यार। ठीक है, स्ट्रेन इंसुलेटर हो गया, अंडाकार आकृति में रहता है, दो छिद्र होते हैं, एक ये तरफ फंस जाता है और एक ये। परतू से कितना ऊपर होता है? 3 मीटर का। कितना होता है? 3 मीटर का। ये होता है आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ये इंसुलेटर हो गए। 5 प्रकार के इंसुलेटर बताते हैं। पहला होता है पेनी इंसुलेटर, दूसरा होता है सस्पेंशन जिसको झूला बोलते हो, ठीक है, झूला बोलते हो, या आप जो वो इंसुलेटर है उसको आप बेस के इंसुलेटर और लिंक इंसुलेटर भी कह सकते हो। ठीक है, तीसरे प्रकार का इंसुलेटर पढ़ा है आपने, सेक्टर पढ़ा है, चौथे प्रकार का पढ़ा है स्ट्रेन, और पांचवें प्रकार का पढ़ा है स्ट्रेन इंसुलेटर, इसको एयर इंसुलेटर भी कहते हैं। एयर इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये था आपका इंसुलेटर। अब आगे हम बात करते हैं तो सिरोपोल एनोड डी। आगे जो आप नोट करिएगा, देखो अब जो आगे टॉपिक रहेगा कि हम मान लो ये पोल है, ठीक है, और एक पोल मेरे पास यहां पर, तो यहां से मैं तार बिछाऊंगा, ट्रांसमिशन लाइन बिछाऊंगा, वो ट्रांसमिशन लाइन इस अवस्था में नहीं चलता, मैं बिछाऊंगा इसको इस अवस्था में, मतलब कुछ झूलता हुआ, कुछ झूलता हुआ। तो जो आगे ये स्टैंड है इसको बोलते हैं छेद, या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डील। क्या बोलते हैं इसको? या अब ये कितनी डील होनी चाहिए? जो रखते क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? तापमान में प्रभाव पड़ता है। यदि बात करते हो यदि गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है तो जो तार है उनमें क्या होता है? ढीलापन होता है। क्या होता है? ढीलापन। यदि मैं सर्दी की बात करता हूँ तो ये तार होते हैं, टाइट हो जाते हैं, क्या होते हैं? वापस कस जाते हैं। तो इनको इस अनुपात में छोड़ा जाता है कि इनके ऊपर किसी भी मौसम में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। देखो ज्यादा कस के इनको मान दिया तो सर्दियों के मौसम में ऐसे टूट जाएंगे, सर्दियों के मौसम में जाएंगे ऐसे टूट जाएंगे। यदि इनको ज्यादा ढीला छोड़ दिया आपने, सेज का मान ज्यादा कर दिया तो गर्मी के अंदर और ज्यादा बढ़ेंगे, और यदि आंधी वगैरह आती है तो दोनों तार आपस में स्पर्श
प्राकृतिक हो सकती है, संभावना पैदा हो सकती है। इसीलिए चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दियों का मौसम हो, दोनों के अंतर्गत दो पोलों के मध्य की दूरी होती है या दो पोलों के बीच शेयर की दूरी होती है, उसको इस प्रकार मेजर किया जाता है तो दोनों मौसमों में क्या करे सफलतापूर्वक काम करे। तो क्या सूत्र है डी निकालने का, ठीक है। डी कहने का सूत्र बता दो कि तार का भार, तार का वजन प्रति केजी मीटर, केजी में आएगा केजी प्रति मीटर में, कि एक मीटर के ऊपर तार का भार कितना हो रहा है इनटू स्पेन, क्या बोलते हो दो खंभों के मध्य दूरी, दो खंभों के मध्य दूरी, वो किसमें आएगी वर्ग करेंगे तो नीचे आएगा आर त्वरण बल, त्वरण सामर्थ्य बल, ये क्या होता है इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, कोई भी तार होगा उसके मध्य कितनी दूरी होगी वो आएगा प्रति मीटर तार का भार, मीटर में खंभों का स्पेन, और नीचे आएगा 8 × तार का त्वरण बल, 8 × तार का त्वरण बल। इस सूत्र से आप क्या निकालते हो इनके मध्य जो डी है वो निकाल। ठीक है दोस्तों, ये तो आप अब अगला टॉपिक में बात करता हूं, तो अगला टॉपिक आता है गार्डिंग। कौन सा है गार्डिंग। जो पार्ट नंबर 3 में पढ़ते हैं गार्डिंग, तो नियम नंबर 88 के अनुसार, नियम नंबर 88 के अनुसार यदि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, कोई भी क्या है ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो वहां पर गार्डिंग लगाना जरूरी है। अब गार्डिंग क्या होता है कि मान लो ट्रांसमिशन लाइन दे रहे हैं पास, ठीक है, तो यहां पर गाड़ी लगी रहती है और इस गाड़ी में क्या किया जाता है अर्थ कर दिया जाता है, क्या किया जाता है यदि कभी कोई वायर है यदि वो टूट के नहीं गिरता है तो जमीन से स्पर्श नहीं करेगी, मानव जीवन की हानि नहीं हो, इसलिए वो तार होगा वो गाड़ी के ऊपर आएगा और गाड़ी के नाम लेना है वो अर्थ हो जाएगा। नियम नंबर 88 अनुसार क्या करना चाहिए, कोई भी लाइन लगी है चाहे वो सड़क को पार करते हो जाए, किसी पब्लिक क्षेत्र को पार करते हो जाए, किसी झील या पुल को पार करते हो जाए, तो वहां पर क्या करना चाहिए गाड़ी लगानी चाहिए। क्या करना चाहिए गाड़ी, नियम नंबर 88 होता है। और जो गाड़ी का जो वजन है वो 635 किग्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। जो गाड़ी की टन सामर्थ्य है वो कितनी होनी चाहिए 635 किग्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं तो गाड़ी के जो प्रकार है, गाड़ी के प्रकार वो 5 प्रकार की गाड़ी बता रही है आपके सिलेबस में आएगी। पहला क्रेडल, दूसरा है केज गाड़ी, तीसरा है बीट गाड़ी, उसे बट गाड़ी, चौथा ठीक है बीट गाड़ी, बीट गाड़ी और पांचवा ट्रॉली गाड़ी। ज्यादा स्लोपलेट ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत यूज किए जाते हैं वो क्रेडल और गेज गाड़ी में कितनी है, जबकि बट गाड़ी बीट और ट्रॉली गाड़ी होती है वो टेलीफोन लाइनों के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। अब मैं यहाँ पर क्रेडल और केज गाड़ी की बात करता हूँ, तो जो क्रेडल गाड़ी होती है जो चल की दिशा में प्रयोग की जाती है और जो केज गाड़ी होती है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रयोग की जाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, और ये क्षैतिज दिशा। देखो मान लो ये लाइन जा रही है, ठीक है, जैसे ये आपका इनलेट हो गया, पोल हो गया, इस पोल के ऊपर आपने एक इंसुलेट यहाँ लगा दिया, एक इंसुलेट ये लगा दिया और एक इंसुलेट ये लगा दिया, यहाँ से लाइन जाएगी। तो यहाँ पर जो गाड़ी फ्लोर होगा वो कौन सी लोगे केज गाड़ी, कौन सी लोगे केज गाड़ी। और मान लो आपके पास ये पोल है, ठीक है, और इस ये लाइन जा रही है तो यहाँ पर फ्लोर हो गया वो कौन सी लोगे क्षैतिज या क्रेडल गाड़ी। ये गाड़ी काम क्या करती है, यदि कोई भी वायर टूटता है तो उस वायर को पट्टू गिरने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 88 के अनुसार प्रत्येक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर गार्डिंग करना चाहिए और जो गाड़ी का जो वजन है वो 635 किग्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गाड़ी के जो प्रकार 5 प्रकार की क्रेडल, केज, बट, बीट और ट्रॉली गाड़ी। जो क्रेडल गाड़ी होती है वो ट्रांसमिशन लाइन में क्षैतिज दिशा में प्रयोग की जाती है और जो केज गाड़ी होती है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रयोग की जाती है और बट और बीट और ट्रॉली गाड़ी होती है वो टेलीफोन लाइन के अंदर प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, जितना हमारा पार्ट नंबर